हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक के रिजल्ट आए हैं और कमेंट्स में काफ़ी पूछा जा रहा है, विवेक भाई इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो इस सिचुएशन में क्या करें, स्टॉक इज डाउन, यहाँ पर हमें सेल्स करके मतलब सेल करके निकल जाना चाहिए या फिर ये फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और अगर सेल नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी है तो वो क्यों है। मैं यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस करूंगा रिजल्ट्स के बारे में, और किस तरीके से हमें पंजाब नेशनल बैंक जैसी कंपनीज जिसके फिलहाल नेट प्रॉफिट गिरते हुए नजर आ रहे हैं और लास्ट 2 क्वार्टर्स में रिजल्ट्स पिछले क्वार्टर्स की कंपैरिजन में कम आए हैं, तो ऐसे में किस तरीके से देखा जाए, कैसे वैल्यूएशन को देखा जाए, सारी चीज समझेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा इस तरह के बैंक्स में कंसर्न है, वो कंसर्न अभी तक रहा है नेट एनपीए का, मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको एनपीए कहते हैं। तो यहाँ दो तरह के एनपीए होते हैं जब भी देखा जाता है, और दो तरह के एनपीए में हम यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रोस एनपीए एंड नेट एनपीए। तो ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए का डिफरेंस क्या है? ग्रोस एनपीए का मतलब है कोई भी वो एसेट, कुल मिलाकर सारी एसेट्स जो 90 डेज तक जिनसे कुछ भी इंटरेस्ट पे नहीं हुआ है। आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितनी भी लोन्स हैं जो बैंक ने दिए हुए हैं, अगर 90 डेज तक उनसे रिटर्न आना बंद हो जाता है, यानी कि इंटरेस्ट पे होना बंद हो जाता है, तो उसको एनपीए की कैटेगरीज में डाल दिया जाता है। और इसको सारे इस तरह के लोन्स को जिनसे लास्ट 90 डेज में कुछ नहीं आया, उसको ग्रोस एनपीए कहते हैं, यानी कि टोटल मिलाकर। अब इसके अगेंस्ट बैंक्स को प्रोविजंस बनाना होता है। प्रोविजंस इस सेंस में कि हो सकता है इनसे अब ये पैसा वापस ना आए। तो आरबीआई की अलग अलग गाइडलाइंस हैं। रिस्ट्रक्चर मींस अलग अलग स्ट्रक्चर है, किस तरीके से है कि जिसको 1 ईयर हो चुका है उसको अलग एक कैटेगरी में रखा जाता है, जिसको 1 ईयर से ज्यादा हो चुका है उसको अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, और उन पैरामीटर्स के हिसाब से बैंक को इनके अगेंस्ट प्रोविजंस बनाने होते हैं, यानी कि प्रॉफिट का एक पार्ट अलग निकाल दिया जाता है कि अगर ये पैसा वापस नहीं आया तो इस प्रॉफिट के पार्ट से हम इस नुकसान को पूरा कर लेंगे। तो उसके बाद में से फॉर एग्जांपल यहां पर 100 करोड़ रुपीस का टोटल ग्रोस एनपीए है, और उसके अगेंस्ट कंपनी ने 70% यानी कि 70 करोड़ का प्रोविजन बनाया हुआ है। तो जो 30 करोड़ बचा जिसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन नहीं बना हुआ है, उसको नेट एनपीए कहते हैं। तो ग्रोस एनपीए टोटल होता है, और ग्रोस एनपीए में से अभी तक का ऑलरेडी जो प्रोविजन बना चुके हैं, जिसको बैंक ऑलरेडी प्रोविजन बनाकर एक प्रॉफिट का हिस्सा अलग रख चुकी है, उसको लेस करने के बाद में जो अमाउंट बचती है उसको नेट एनपीए कहते हैं। तो यहां पर ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए, तो अगर हम फर्स्ट फिगर को देखने लगे 15.66%, तो 1% है किसका? जितना कंपनी ने लोन दिया हुआ है उस अमाउंट के ऊपर 15.66% ने यहां पर 90 डेज तक एक तरीके से डिफॉल्ट किया है। तो 15.66% इज द टोटल एनपीए, जिसको ग्रोस एनपीए कहते हैं। और 15.66 में से 7.27 लेस करके जो बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज 8 पॉइंट समथिंग, 8.4% ऑलमोस्ट, यानी कि 8.4% का यहां पर प्रोविजन बना हुआ है, और बचा हुआ यहां पर नेट एनपीए है। तो अब जब हम यहां पर इस चीज को हमने समझ लिया, हम एक बार यहां अगर नंबर्स देखें तो सबसे पहले मैंने यहां पर कंसोलिडेटेड नंबर्स ओपन नहीं किए हुए हैं। मैंने यहां पर कंसोलिडेटेड नंबर्स की बात करने लगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक का मेन बिजनेस बैंकिंग ही है। उससे अलग कंसोलिडेटेड बिजनेस में इनका पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में जो हिस्सेदारी है वो आता है, और जो पीएनबी गिल्ड्स है उसमें मेन हिस्सेदारी वो आता है, और एक मेट लाइफ इंश्योरेंस है। तो वो बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं है, उसका बहुत ज्यादा डिफरेंस है भी नहीं, फर्क भी नहीं पड़ता। अगर हम यहाँ पर रेवेन्यू वाइज देखने भी लगे तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इज 19,144 करोड़ एंड स्टैंड अलोन इज 18,757 करोड़, यानी कि 400 करोड़ के आसपास का यहां पर डिफरेंस है। और नेट प्रॉफिट की बात करने लगे तो नेट प्रॉफिट 308 करोड़ है स्टैंड अलोन की, एंड कंसोलिडेटेड की है 282 करोड़। तो यहां कंसोलिडेटेड की कम है, क्योंकि पीएनबी गिल्ड्स ने यहां पर लॉस दिखाया है। वो लॉस का जितना हिस्सा पीएनबी के पास है शेयर होल्डिंग, उतना यहां पर मर्ज होकर ये लॉस
ग्रोथ यहाँ पर काउंट हुआ है। अब हम यहाँ पर, क्योंकि मेन दिक्कत हमें बैंकिंग में ही नजर आती है, एनपीए वाला सिचुएशन बैंकिंग में ही नजर आता है, तो हम यहाँ पर स्टैंड अलोन नंबर्स को देख रहे हैं। स्टैंड अलोन नंबर्स को जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पर ग्रोस एनपीए एंड ग्रोस एनपीए की क्वार्टर वाइज सारी फिगर्स आ जाती हैं कि आज की डेट में क्या सिनेरियो है। अब जितने भी हम सब लोग जनरली नेट प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पर फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं, हमारी एक जनरल हैबिट है ज्यादा थोड़ी सी मींस मेहनत कम करने की। एक बार कहीं पर फिगर हमने देख ली कि नेट प्रॉफिट जो लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 1000 करोड़ था, वो कम होकर 308 करोड़ रह गया है। क्योंकि हम जहां भी इस न्यूज को पढ़ते हैं, वहां पर सिर्फ इतनी ही खबर दिखाई जाती है, उससे ज्यादा कोई खबर नहीं दिखाई जाती है। और ऑफ कोर्स उससे ज्यादा अगर देखना है तो हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, जो जनरली अनफॉर्चुनेटली सबकी हैबिट नहीं है, क्योंकि सीखने में सब लोग इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाहर से पता चल जाए। लेकिन प्रॉब्लम यहां होती है कि नंबर्स अगर कम आए तो उसके अंदर डिटेल में जाने की हम हिम्मत क्यों नहीं करते, हम उतनी मेहनत क्यों नहीं करते, खासतौर से जब जब वो स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है। यानी कि एक पर्टिकुलर स्टॉक, एक पर्टिकुलर कंपनी के हम मालिक हैं, एक छोटे से हिस्से के, उसके शेयर्स हमारे पास हमारे डीमेट में है, हमारे पोर्टफोलियो में है, उसके रिजल्ट्स हमें खराब नजर आ रहे हैं, तो हम इधर उधर बगले झांक रहे हैं कि कोई बता दे कि ये रिजल्ट्स ऐसे क्यों आए हैं, लेकिन खुद से थोड़ी सी मेहनत करने की कोशिश नहीं करते कि इसके नीचे जो यहाँ पीडीएफ लगी हुई है, इस पीडीएफ को एक बार क्लिक करके देखा जाए कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है। और जब उस रिजल्ट को हम डिटेल में देखें तो हमें शायद पता चल जाएगा कि हम जितना डरने की कोशिश कर रहे हैं, जितना डरावना सीन नजर आ रहा है, उतना डरावना सीन है नहीं। लेकिन ये मेहनत करने के लिए हमें मीन्स अंदर से इच्छा होनी चाहिए सीखने की। और मैंने कल भी वीडियो में इस बात को रिपीट किया था कि अगर हम सीख लेते हैं तो सारी जिंदगी पैसा कमा पाते हैं, और अगर सीखते नहीं है, एक दूसरे से सुन सुनाकर कभी 1 मंथ पैसा कमाएंगे, कभी 2 मंथ्स कमाएंगे, कभी 6 मंथ्स कमाएंगे, और अगर नहीं कमाया तो किसी एफएंडो के कहने से एफएंडो में चले जाएंगे, और उस वहां भी नहीं कमाया तो वापस से इंट्राडे में चले जाएंगे, वहां भी नहीं कमाया तो म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे, और म्यूचुअल फंड के दौरान अगर कंसोलिडेशन हो गया तो हम ये समझ लेंगे मार्केट में पैसा नहीं बनता। मार्केट में हर मेहनत करने वाले का पैसा बनता है। अब मैंने आपको ग्रोस एनपीए नेट एनपीए का यहां पर सीन बताया। अब एक बार ये देख लेते हैं कि लास्ट कुछ पीरियड में, जैसे यहां पर हमने ये तो देख लिया कि नेट प्रॉफिट कम हुआ है लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, और पिछली बार से ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, इतने कम प्रॉफिट्स आए हैं। तो ये सिनेरियो है क्या, हमें एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी कि अभी जो नंबर्स आए हैं उसमें हमारी ग्रोस एनपीए की सिचुएशन क्या है। तो ये ग्रोस एनपीए की सिचुएशन के लिए मैंने पीडीएफ ओपन की, और पीडीएफ ओपन करने के बाद में हमें यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ ग्रोस एनपीए एंड अमाउंट ऑफ नेट एनपीए। अब इन दोनों नंबर्स को अगर हम देखते हैं, ऊपर मैं बता देता हूं, ये जून क्वार्टर के नंबर्स हैं, इसके साथ में मार्च क्वार्टर्स के नंबर हैं, और इसके और साथ में लास्ट ईयर के जून क्वार्टर्स के नंबर्स हैं। अब हम यहां पर जब ग्रोस एनपीए को देखते हैं तो ग्रोस एनपीए आज की डेट में कितना है, बिकॉज दिस फिगर इज इन लैक्स, यहां पर ये सारी फिगर्स लैक्स में हैं, तो करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए हमें लास्ट की 2 डिजिट्स को छोड़ना पड़ेगा। अब करोड़ में ये नंबर करते हैं ग्रोस एनपीए, तो ये 90,167 करोड़ का नंबर है आज की डेट में ग्रोस एनपीए का। लास्ट क्वार्टर में यानी कि मार्च क्वार्टर में ये कितना था, 31 मार्च 2022 को ये नंबर कितना था, दिस वाज 92,448 करोड़। यानी कि लास्ट 3 मंथ्स पहले जो कंपनी की सिचुएशन थी ग्रोस एनपीए की, अभी वो इंप्रूव होकर यहां पर अपना जो ग्रोस एनपीए है वो कम हो गया है। और लास्ट ईयर में जून में जो सिचुएशन थी, जून में हमारा कितना एनपीए था, जून में एनपीए था 1,04,000 करोड़, और अभी कितना एनपीए है 90,000 करोड़ रुपीस, यानी कि 14,000 करोड़ रुपीस से यहां पर एनपीए कम हुआ है। तो सिचुएशन यहां पर अच्छी हुई है या सिचुएशन यहां पर बेकार हुई है कंपनी की, इस बात को हम खुद ही समझ सकते हैं कि जितना एनपीए था वो 14,000 करोड़ रुपीस से ग्रोस लेवल पर कम हो गया है। अब बात करते हैं नेट लेवल पर, यानी कि जितना प्रोविजन हमने बनाया हुआ है उसके बाद बचा हुआ जिसका प्रोविजन हमारे पास नहीं है, क्योंकि जिसका प्रोविजन बना चुके हैं वो तो रिस्क ही खत्म हो चुका है, उतना पैसा तो हमने पहले ही प्रॉफिट से कम कर लिया है। अब जिसका हमने प्रोविजन नहीं बनाया है वो अमाउंट क्या है, लास्ट ईयर जून में वो अमाउंट कितनी थी,
लास्ट ईयर जून में वो अमाउंट थी 38,000 करोड़ 580 38,580 करोड़, और अभी वो कितनी अमाउंट है? अभी अमाउंट है 31,700 करोड़, यानी कि 7,000 करोड़ रुपीस से नेट एनपीए कम हो गया है। और लास्ट क्वार्टर में कितनी थी? 34,000 करोड़, यानी कि लास्ट ईयर से कम हुआ है 7,000 करोड़ रुपीस से, और लास्ट क्वार्टर से कम हुआ है 3,000 करोड़ रुपीस से। अब ये सिचुएशन अच्छी हुई है या बेकार हुई है? हम यहां पर 3,000 करोड़ रुपीस से नेट एनपीए पिछले क्वार्टर से कम हो गया है, एंड लास्ट ईयर से 7,000 करोड़ रुपीस कम हो गया है। और हम जब इस रिजल्ट को यहां पर देख रहे हैं तो हम सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं कि विवेक भाई 1,000 करोड़ रुपीस का लास्ट ईयर में, इसका लास्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट आया था, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, जून क्वार्टर में, और अभी ये नेट प्रॉफिट कम होकर 308 हो गया। ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा? नहीं भाई, कंपनी अच्छी हो रही है, कंपनी की सिचुएशन यहां पर अच्छी हो रही है, सब कुछ बेहतर हो रहा है यहां पर। एक और मैं आपको फिगर दिखाता हूं कि कंपनी की आज की डेट में नेटवर्थ कितनी है। कंपनी की नेटवर्थ यहां पर लिखी हुई है, नेटवर्थ आज की डेट में है 62,000 करोड़, 62,939 करोड़ रुपीस। लास्ट क्वार्टर में कितनी थी? 60,310 करोड़, एंड लास्ट ईयर जून में कितनी थी? 59,470 करोड़। अब यहां पर एक चीज बड़ी छोटी सी नजर आती है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सेम क्वार्टर में, यानी कि 30 जून 2021 को कंपनी की नेटवर्थ थी 59,400 करोड़ रुपीस, एंड नाउ दिस इज 62,900 करोड़ रुपीस। ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ रुपीस से कंपनी की नेटवर्थ यहां पर इंक्रीज हुई है, एंड वी आर गेटिंग वरीड कि यहां पर नंबर्स कम हो गए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है। लास्ट अगर हम जून मार्च क्वार्टर की भी बात करने लगे, जस्ट 3 मंथ्स पहले की, 3 मंथ्स पहले 60,310 करोड़ रुपीस का यहां पर नेटवर्थ थी, एंड नाउ दिस इज 62,900 करोड़ रुपीस, यानी कि 2,600 करोड़ रुपीस से कंपनी की नेटवर्थ लास्ट 3 मंथ्स में इंक्रीज हुई है, कम होने के बदले। अब ये सारी चीजें समझने के लिए क्या करना है? ये सारी चीजें समझने के लिए हमने थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर नंबर्स आए हैं तो उन नंबर्स में थोड़ा सा डिटेल में जाना है। अब इस चीज को समझने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा? सिर्फ ये सेकंड पेज पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि 19 पेज की यहां पर टोटल ये टोटल रिपोर्ट है तो 19 के 19 पेजेस पढ़ने हैं। दिस इज अवेलेबल ऑन द सेकंड पेज। एक बार अगर हम इस चीज को ध्यान से देख लेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन करेगा कौन? करेगा वही एक्चुअल में जिसकी किस्मत में ज्यादा पैसे लिखे हैं। और मेरे पापा एक बात को हमेशा से ही कहते हैं कि रिच बनना सबकी किस्मत में नहीं लिखा होता। यहां पर मेरी बात को गलत तरीके से लेने के बदले इस बात को एक सीरियस कंसर्न के रूप में मानकर चलो कि अगर नंबर्स को बिना पढ़े, बिना समझे और अपनी होल्डिंग को बेचने की बात करने लगेंगे जस्ट बिकॉज कि यहां पर नेट प्रॉफिट कम आया क्वार्टर का और बैलेंस शीट में इसका इंपैक्ट देखेंगे नहीं और बाकी सब चीजें देखेंगे नहीं, तो उस बात का पता कैसे चलेगा? आप एक चीज समझो, एक कोई इंसान है जिसके ऊपर 10 लाख रुपीस का लोन है और उसकी जो सैलरी आती थी या जो बिजनेस से इनकम आती थी, लास्ट ईयर उसकी इनकम 5 लाख रुपीस आई थी, इस बार उसकी इनकम सिर्फ 2 लाख रुपीस आई है। तो हमने ये समझ लिया कि बिजनेस की इनकम कम हो गई है, ये बंदा बेकार हो गया है, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं किया कि इसने अपना लोन कितना रीपे किया। पता चले कि 5 लाख रुपीस का, 10 लाख रुपीस का जो लोन था वो सिर्फ 2 लाख रुपीस का रह गया। सेम सिचुएशन यहां पर हो रही है। ये अगर नंबर्स हमारे कम हो रहे हैं ना लास्ट 2 क्वार्टर्स में, ये इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि जो एनपीए था वो ड्रेस्टिकली कम हो रहा है। अब आप एक चीज देखो, लास्ट क्वार्टर में नंबर्स कितने थे? जो नेट एनपीए था दैट वाज 4.80% एंड नाउ व्हाट इज द परसेंटेज? दिस इज 4.28%। और अब से कुछ टाइम पहले अगर हम यहां पर 2019 की बात करने लगे, 2019 में कितना नेट एनपीए था? 7.27%। कम होते होते ऑलमोस्ट हाफ के पास पहुंच रहे हैं। और जो ग्रोस एनपीए था दैट वाज 15.66%, इट इज ओनली 11.27% नाउ। कंपनी इज डूइंग गुड, इट इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। अब इस बात को और फर्दर अगर हम एक बात मैं आपको और बताता हूं, डिटेल में समझाता हूं आपको। कंपनी की टोटल नेटवर्थ हमने देख ली, यहां पर कितनी लिखी हुई है? दिस इज 60,000 करोड़ रुपीस। ये नेटवर्थ है किसके बाद? ये नेटवर्थ एक्चुअल में जो हमारा नेट एनपीए है इस अमाउंट के बाद है। कि अगर ये पूरा नेट एनपीए जो 31,000 करोड़ रुपीस का, ध्यान से समझना,
अगर ये पूरा नेट एनपीए जो 31,000 करोड़ रुपीस का है, इसको आज की डेट में ही सारा नुकसान मान लिया जाए और इसका पूरे का प्रोविजन बनाकर कंपनी में बुक्स में वन टाइम 31,000 करोड़ रुपीस का लॉस दिखा दिया जाए, उसके बाद भी कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 62,000 करोड़ रुपीस है, 63,000 करोड़ रुपीस है। कैसे? हम यहां पर ये फिगर देख सकते हैं कि आज की डेट में कंपनी की बैलेंस शीट क्या कहती है। कंपनी की अपनी नेटवर्थ कितनी है? 2,200 करोड़ प्लस रिजर्व 93,000 करोड़, यानी कि टोटल 93,500 करोड़ रुपीस, 95,500 करोड़ रुपीस। और अब इस 95,500 करोड़ रुपीस यानी कि रिजर्व एंड शेयर कैपिटल, ये कंपनी का अपना पैसा होता है, शेयर होल्डर्स का अपना पैसा होता है, इसमें से 95,000 करोड़ रुपीस में से जो टोटल एनपीए है 31,000 करोड़ रुपीस, इसको निकाल दिया जाए तो अपने पास 63,000 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ बचती है। अब जब 63,000 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ है आफ्टर मेकिंग द कंपनी एनपीए फ्री, आप ध्यान से समझो, यानी कि जितना भी एनपीए है अगर सारा का सारा एक ही झटके में खत्म कर दिया जाए, सबको नुकसान मान लिया जाए, उस चीज के बावजूद भी कंपनी 63,000 करोड़ रुपीस की है। और पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की कितनी है? पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की 34,000 करोड़ रुपीस की है। अब आप यहां इस बात से आइडिया लगा सकते हो कि अगर कंपनी का सारा एनपीए खत्म कर दें, उसके बाद भी यहां कंपनी अपनी नेटवर्थ के हाफ पर ट्रेड कर रही है। और एक और चीज यहां पर ध्यान में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो बहुत सारे क्वेश्चंस ये हैं कि विवेक भाई इस कंपनी से, इस स्टॉक से निकलकर कहीं दूसरी जगह पैसा लगा सकते हैं, थोड़ा सा बेटर हो सकता है। जब बैलेंस शीट अच्छी हो रही है तो यहां इतना घबराने की जरूरत क्या है, वो हम देख चुके हैं। एक और मैं आपको फिगर्स कुछ दिखाता हूं कि कंपनी ने कुछ प्रिफरेंशियल बेसिस पर यहां पर अलॉटमेंट की थी। कॉर्पोरेट एक्शंस में हम देख सकते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की थी। दिस वाज डन इन मार्च 2015, मे 15, सॉरी, दिस इज मे 15 2021 एंड दिसंबर 21 2020, यानी कि दिसंबर 20 में एंड मे 21 में किस प्राइस पर की थी? अलॉटमेंट हुआ था प्रीमियम पर 31.75 रुपीस के एंड 33.50 रुपीस के, यानी कि प्रीमियम है। और जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कंपनी की कितनी है? फेस वैल्यू है कंपनी की यहां पर 2 रुपीस, यानी कि 2 रुपीस प्लस प्रीमियम, इस प्राइस पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हुई है। तो इसका मतलब क्या है? 31.75 प्लस 2 रुपीस यानी कि 33.75 रुपीस। सेकेंड, 33.50 प्लस 2 रुपीस यानी कि 35.50 रुपीस। अब जिन लोगों ने, जिन इंस्टीट्यूशंस ने 35.50 पर यहां पर 2020 में हिस्सेदारी परचेज की है, वो चैन से बैठे हुए हैं। जिन्होंने यहां मई 21 में 33.75 रुपीस पर हिस्सेदारी परचेज की है, वो आराम से बैठे हुए हैं। क्या इनको पैसा नहीं कमाना है? अब अगर हम यहां पर इसकी सपोर्ट देखने लगे तो सपोर्ट कहां पर है? स्टॉक की सपोर्ट है सेम लेवल पर 26 से लेकर, और जो रेंज है सपोर्ट की वो ऑलमोस्ट यही है 30 रुपीस के नीचे जैसे ही आता है ये इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाता है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पर क्यों बनती है? क्योंकि जिन लोगों ने 33 और 35 पर परचेज किया हुआ है वो बहुत ज्यादा नुकसान में जाने लगते हैं, एंड दीज आर बिग पीपल, ये अपने आप को बहुत ज्यादा नुकसान में आने नहीं देते, और यहां पर कंटिन्यूअस सपोर्ट बन रही है। अब एक चीज मैं कहता हूं, काफी लोग जो इस बात को माइंड में रखते हैं कि विवेक भाई यहां से निकलकर दूसरी कंपनी में जाएंगे तो उसमें भी तो पैसे बनेंगे क्या? हम एक बात देखते हैं, इसने रिसेंटली हाल फिलहाल में किस लेवल को इसने टच किया था। इसने हाल फिलहाल में अक्टूबर में 48 रुपीस को टच किया था, जब निफ्टी ने पीक बनाया था, और निफ्टी के नीचे आने के साथ साथ में ये स्टॉक भी नीचे आना शुरू हो गया था। अब अगर ये सेम लेवल पर स्टॉक चला जाता है करंट प्राइस से तो क्या होगा? दिस इज 53.68% अपसाइड। और इस अपसाइड को आने में कितना टाइम लगेगा? मेरे हिसाब से जिस तरीके से बैलेंस शीट अच्छी हो रही है ना, इसको यहां आने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। और इन एनी टाइम मींस किसी एक क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आएंगे और ये सीधा सीधा यहां से जंप करके इतना तो पहुंच ही जाएगा, उससे बहुत बेटर पहुंच जाएगा। क्यों? अभी कंसर्न क्या है? अभी कंसर्न ये है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन कंपनी के नेट प्रॉफिट इसलिए अच्छे नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने पर लगे हैं। यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि कंपनी बेकार कर रही है, कंपनी पहले से बेटर कर रही है, उसकी बैलेंस शीट पहले से बेटर हो रही है। और जहां तक अगर इसने प्रोविजंस एक्स्ट्रा बनाकर अपने नेट एनपीए को कम करना बंद कर दिया तो रिजल्ट्स तो इसके कभी भी अच्छे आ सकते हैं। उसमें कितना टाइम लगेगा? कंपनी की जो नेटवर्थ है लास्ट
क्वार्टर के कंपैरिजन में, मींस 31 मार्च 2020 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपीस से बढ़ी है। वो किस बेस पर बढ़ी है? कंपनी ने बेटर किया तभी तो बढ़ी है। यहां पर अगर एक क्वार्टर के रिजल्ट्स नेट प्रॉफिट में यहां पर बहुत ज्यादा अच्छे नजर नहीं आते, देन हु केयर्स, क्या फर्क पड़ता है? और यही रीजन है कि लास्ट 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स ऐसे आने के बावजूद भी, जब लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे 12 मई 2020 को, तो इसने गैप डाउन दिखाया था, 13.6% का ये फॉल आया था। लेकिन वो पूरा फॉल क्या हुआ? पूरा का पूरा फॉल फिल कर दिया गया और स्टॉक प्राइस वापस से ऊपर आ गया। ये वापस से ऊपर क्यों आ गया? क्योंकि ये सिर्फ डराने का काम किया जाता है कि रिजल्ट बेकार आए, नीचे दिखा दो, डरा दिया, सबने बेच दिया, लेकिन ऑपरेटर ने ये पूरा का पूरा माल परचेज कर लिया। आप ध्यान से समझो, ये पूरा माल परचेज ही किया गया ना। अगर रिजल्ट बेकार आने के बाद ये इतना गिरा था 13%, तो उसके बाद में ये फर्दर क्यों फॉल नहीं हुआ? ये सेम रेंज में क्यों घूमता रहा? ये नीचे क्यों नहीं आया? क्योंकि एक्यूमुलेट किया गया है यहां पर। सेम चीज आज के चार्ट में आप देख सकते हो। अगर 5 मिनट कैंडल पर आप एक बार पहुंच जाओ, छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप पहुंच जाओ, तो अगर छोटे टाइम फ्रेम पर पहुंचते हैं तो क्या नजर आता है कि फर्स्ट 15 मिनट्स में जितना फॉल आना था वो सारा का सारा फॉल आ गया 5 मिनट्स की 3 कैंडल्स में, हैवी वॉल्यूम के साथ। लेकिन उसके बाद क्या ये वॉल्यूम कम है जो पूरे दिन यहां पर चली है? अगर टोटल करके देखा जाए तो फर्स्ट 3 कैंडल्स में जो वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। और एक बार मॉर्निंग में बैड न्यूज के चलते, बैड रिजल्ट्स के चलते, दिखाने के हिसाब से बैड रिजल्ट, एक्चुअल में कंपनी ने बहुत अच्छा किया है, उसके चलते अगर ये और बेकार जाना होता या कंपनी के रिजल्ट्स बेकार होते तो ये शुरू में डराते, बल्कि नहीं डराते, ऊपर ओपन करते, ये नीचे ओपन नहीं करते, ये यहां पर कहीं ओपन करते और पूरे दिन लगातार नीचे लेकर आते। लेकिन इन्होंने क्या किया? ऑपरेटर ने पहले गिराया जिससे पैनिक क्रिएट हो जाए, हर कोई बेचने लगे, और बेचने के बाद में ड्यूरिंग द डे जितना भर भी यहां पर माल बिकने के लिए आया, सारा का सारा एक रेंज में करके यहां पर बाय कर लिया गया, यहां पर एक्यूमुलेट कर लिया गया। अगर एक्चुअल में कंपनी के रिजल्ट बेकार होते तो ये गैप अप ओपन होता और पूरे दिन यहां पर माल निकाला जाता, जिसमें रिटेलर्स फंस जाते। अभी भी रिटेलर ही फंसे हैं, ऑफ कोर्स। क्यों फंसे हैं? क्योंकि सीखने की यहां पर कमी रही है। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, बिना सीखे ड्राइविंग करेंगे तो गाड़ी भी जाएगी, जान भी जाएगी, दूसरे का भी नुकसान होगा। यहां पर स्टॉक मार्केट बिल्कुल ड्राइविंग जैसा ही है, एक शॉप को रन करने जैसा है, क्रिकेट खेलने जैसा है। बिना क्रिकेट खेले हम वनडे में मैच जीत जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से जीत के आ जाएंगे, मींस ऐसा होता नहीं है। यहां पर स्टॉक मार्केट में जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, वो कॉम्पिटिटर कौन है? अगर हमने सीखा है तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। वी विल बी वर्किंग लाइक, वी विल बी ट्रेडिंग लाइक स्टॉक ऑपरेटर्स। लेकिन अगर सीखा नहीं है, देन ऑपरेटर हमारी पॉकेट से चवन्नी भी निकाल कर ले जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, और हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम लगाते रह जाएंगे रेदर देन टू मेक मनी। इस सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूं? आई एम बाइंग मोर। व्हाई? बिकॉज बैलेंस शीट इज गेटिंग बेटर। आई डोंट केयर अबाउट कि उस एक पर्टिकुलर क्वार्टर के नंबर कैसे है। मैंने एक फिगर आपको बता दी कि अगर सारा का सारा नेट एनपीए आज की डेट में सिंगल शॉट में खत्म कर दिया जाए, फिर भी कंपनी के पास करंट मार्केट वैल्यूएशन से डबल की वेल्थ है। ये यहां से ऊपर जाने से इसको कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर्स की बात है। और जहां तक बुक वैल्यू की बात है, करंटली द बुक वैल्यू इज ऑलमोस्ट 89 रुपीज, 86 रुपीज हमारी स्टैंड अलोन के बेस पर है, और कंसोलिडेटेड के बेस पर 88.6 रुपीज की बुक वैल्यू है। मेरा टारगेट यही है। आप अपने हिसाब से यहां पर ट्रेड करेंगे, अपनी समझ से ट्रेड करेंगे, और किसी भी स्टॉक में कभी भी 5% से ज्यादा पैसा लगाना नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे, सीखते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को सब्सक्राइब कराएंगे, और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मजे करेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।